कविता मुंबई के इस मंच पर मैं प्रशांत जैन आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक नई श्रृंखला दस्तावेज नाम से हमने शुरू की है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ कवि जो हमारे हैं उनकी कविताओं को ऑडियो विजुअल फॉर्म में संग्रहित करके रखना। पिछले 2 अंकों में हमने आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं सुनी। उनका विस्तृत परिचय पहले अंक में दे ही दिया गया है। आज हम उनसे कुछ और कविताएं सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से। स्वागत है सर। आपने कहा कि कविताओं का ऑडियो विजुअल फॉर्म में रखा जाए जी। तो कविताओं का विजुअल फॉर्म क्या होगा, यही मैं सोच रहा था। नहीं, कविता ऑडियो है और कवि विजुअल है। वही मैंने कहा, आपने जी कहा जी, कविताओं का ऑडियो विजुअल, तो मैं सोच रहा था कविताओं का ऑडियो तो समझ में आ गया। नहीं, कविता का तो कोई वीडियो हो ही नहीं सकता है, कवि का हो सकता है। एक कविता है जी, स्वागत। औरत का गीत। जी, ये सुनी है, बड़ी अलग तरह की कविता पढ़ी है, मतलब शानदार है। सुनाइए सर। किस्सा कुछ यूं था। एक थी औरत, गाती थी गीत। उम्र से लाचार थी, धरती सी भूखी। उसके कमाऊ 2 थे बेटे। पहला था जांबाज, उसका बेटा था गुलाब। बीवी थी सुंदर। दूसरा भी कम नहीं था जांबाज। बेटी थी चमेली, बीवी थी लजीली, हमेशा पर्दे में। दोनों एक दूसरे के उल्टे जाते थे, फिर भी आपस में हमेशा टकराते थे। औरत बारी बारी से दोनों घर जाती थी। बड़े के घर गाती थी, पूत तो जेठ पूत, फूल तो गुलाब का, तिरिया रसवंती, और कुछ खाने को ले आती थी। जी। छोटे के घर भी वह गाती थी, पूत तो छोट पूत, बेहद प्यारा, फूल तो चमेली का, तिरिया लजवंती, और फिर उसी तरह खाना ले आती थी। एक दिन बेटों ने बड़ी तकरार में बुलाया उसे बीचों बीच रखकर गवाही, और फिर बोले, गा तू सच सच गीत। नहीं मेरे बेटों, ऐसा मत करो। अगर मैं दोनों के सामने गीत गाऊंगी तो फिर जीते जी मर जाऊंगी। मरेगी तू वैसे भी अगर नहीं गाया गीत। दहाड़ उठे थे दोनों ही बेटे। फिर गाया औरत ने पहली और अंतिम बार सिर्फ अपने मन का गीत। पूत तो सपूत पूत, फूल तो कपास का, तिरिया गुणवंती। वाह। अब किस्सा कुछ यूं है। जी। एक थी औरत, गाती थी गीत। पता नहीं मारा उसे उसकी भूख ने, उसके बेटों ने, या फिर उसके झूठे गीतों ने। ये बहुत मार्मिक कविता है। माँ भी किस तरह से दरबदर हो सकती है, ये कड़वा सत्य है और दुर्भाग्य है समाज का। और इसकी जो हमारा ख्याल है कि थोड़ा बहुत संकेत ये भारतीय राजनीति पर भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी कविता है वापस जा रहे हैं बच्चे। वापस जा रहे हैं बच्चे, अभी आएंगे कहने, वापस जा रहे हैं अभी।
ये ऐसा समय है जब कुछ न कुछ करना चाहिए। अजीब बात है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, और उससे भी अजीब कि मुझे याद आ रही है दादी। एक थी दादी जिसके न कोई आगे था न कोई पीछे। वह किसी की भी नहीं थी दादी। कहता उसे दादी था, पर याद भी नहीं आती वह जैसे आती है दादी। अक्सर पूछता था उससे, तुम मरोगी कब दादी? कभी नहीं बेटा, कहती थी वह, आधी हंसी और आधे अफसोस में। हो गया था कागज ऊपर कहीं उसका। मैंने उसे थोड़ा कभी खाते भी देखा था, और खांसते हमेशा, रात रात भर। चल वह कभी नहीं पाई मेरी जानकारी में। चली लोगों के बीच उसकी कुछ अटपटी बातें या फिर किस्से उसकी उम्र थे। मैं भी कभी आता जाता, छू लेता दादी के पांव, दूर तक सुनता हुआ उसकी अजीब आवाज, भूख भर खाओ बेटा, नींद भर सो। जबकि परेशान थे सब मेरे दिन भर खाने और जब तब सो जाने से। हम्म, एक दिन नहीं रही दादी, जैसे कभी थी ही नहीं, और वो नहीं भी थी किसी की दादी। अजीब समय है यह, जब वापस जा रहे हैं बच्चे और याद आ रही है दादी। वाह वाह, बहुत मार्मिक कविता। संबंधों पर कविताएं आपकी अलग तरह की हैं। माँ और बहनों पे भी आपने लिखी हैं, वृद्धों पर कविताएं। एक कविता है, घर में एक नई स्त्री। जी, स्वागत। जिंदगी के ध्रुपद पर थरथराते आलाप के बीच घर में पांव रखती है एक नई स्त्री। अनवरत क्रम के बीच शुरू करती है उठना, उठाना, बिठाना, सुलाना, और फिर दिन रात तौला जाना। होता कुछ भी नहीं, फिर भी सुबह से रात तक सब कुछ करती, दिन रात खटती, और अकेले में बिछुड़ती। न जाने धीरे धीरे क्या वह टटोलती है। बिना किसी गरमाई के भी साथ साथ पड़ी यह स्त्री अनजाने में ही पता नहीं कब उलझा लेती है अपनी जड़ें इस घर के साथ, सहते हुए सिर्फ एक सांस का दर्द जिसे कोई बतियाता नहीं, वह भी नहीं जिसके निमित्त जुड़ती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आता है तीसरी किताब पे। जी, ये कविता है सार्वजनिक प्रार्थना। मैं किसी से मिलने गया हुआ था, जी, ग्रेटर कैलाश के पास दिल्ली में, और वहीं मार्केट में एकाएक एक बॉम्ब विस्फोट हुआ। अच्छा। उसके बाद कुछ सोचता रहा, फिर ये कविता मैंने लिखी थी। हम्म, ये है सार्वजनिक प्रार्थना। स्वागत। ये बड़ी शानदार है। जबकि पूजा और प्रार्थनाएं
अब हो ही रही हैं सार्वजनिक। मेरी यह कविता अखबारी होने को विवश है। ऐसे तमाम लोग हैं जिंदा रहने को मजबूर, जो या तो नहीं थे मुंबई में, बेंगलुरु, जयपुर या दिल्ली में, यहाँ तक कि न ही गुजरात में या बंगाल में, या फिर थे भी तो पाए नहीं गए। किन्हीं खास जगहों पर वे विवश हैं जीने को और कुछ कर नहीं सकते। उनका शुमार ही नहीं किसी भी खाते में। न वे मारते हैं न वे मरे, न वे शासक हैं न ही प्रतिपक्ष, न उनके पास पैसे हैं, न वे मानवाधिकार की लड़ सकते हैं लड़ाई, न वे पत्रकार हैं कि धमकते हुए बरसाते रहें सूचना पर सूचना, न वे विद्वान हैं महिमा से मंडित, न ही उनके हाथों में आया कभी राजदंड। ऐसे लोग तर्क क्या दें इस देश में होने का। क्या बात, बहुत खूब। जबकि उन्हीं जगहों पर रहते हैं बहुत से लोग जिनके होने में बनी रहती है किसी न किसी संगत तर्क की हमेशा गुंजाइश। क्या वे अपने को जनता या भीड़ कहें, जबकि इन शब्दों का शासक होना उनके नहीं औरों के हाथों में संभव है। बाकी सब लोगों की जब हो ही रही है जय जय, तो फिर ऐसे लोग इस देश में क्या करें। अब तो नजीर भी नहीं है अकबराबाद में, बचा लेते जो कहकर कि वे भी हैं आदमी। सूरत में तो चूक गए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर से नंदीग्राम तक सजे हुए हत्यारे हाथ। और 13 तारीख को, जो कि एक खास तारीख मानी जाती है अब दिल्ली में, यहीं पर फटने से रह गए 2 बम। खुशी है कि बचा लिए गए जाया होने से भीड़ के ही कुछ लोग, कि बता पाए उन्हीं जैसे कचरा छांटते 2 लड़के सिपाही को पास ही बमों के जिंदा होने की खबर। जैसा कि बताया जा रहा है, ये लड़के वहां पहले से ही थे, पुलिस की आंख और कान की तरह तैनात। सिपाही ने तुरंत उठाया एक जोड़ी आंख और कान उठवाया सिपाही ने तुरंत उठवाया एक जोड़ी आंख और कान से जिंदा बम, जबकि खुद जुट गया डिस्पोजल स्क्वाड और अमले को खबर करने। अब जब बच ही गए हैं लड़के, कहा गया इनको मिलेगा इनाम। कचरा तो इन्हें वैसे भी छांटना है, चुपचाप लगे हुए राजधानी की सुरक्षा में। बच गए इन लड़कों को मरे हुए लोगों की तरह ही देने की जरूरत नहीं कोई सफाई। इसलिए तर्कसंगत लोगों के साथ साथ इनकी भी जय हो। जबकि कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते, और उसी महाभारत करें गौर से देखो तो पाओगे कि ऐसा कोई चरित्र नहीं जिसके होने का न हो कोई न कोई उचित तर्क, या कि सचमुच कोई भी खलनायक नहीं। तो फिर उसी भारत में क्या कर रहे हैं जीने को विवश, जो न कर्ता है न कारक, न वे अर्जुन हैं न ही कृष्ण या फिर संजय ही, न वे सेनाओं में शामिल हैं न ही विजेताओं में, न वे किसी दल में न किसी मोर्चे में, न वे चला सकते हैं कोई आंदोलन। गद्दी पर तो अंधे बन बैठने का सवाल ही नहीं, तो फिर क्या तुक है उनके बने रहने का। चुनना जिनकी आजादी नहीं मजबूरी हो, न जो चुन सकते हैं जाति या धर्म ही, जिनका कहीं होना भी नहीं है उनके वश में, जो नहीं आ सके किसी के काम, दहशत या फिर घृणा ही फैलाने में, उनका फिर देश रक्षक, जाति रक्षक, धर्म रक्षक आखिर करे तो क्या। अहमदाबाद से नंदीग्राम तक जो जल गए अपने ही पड़ोस की आग से, या फिर मारे गए अपनी ही जनवादी गोलियों से, वे तो धन्य हुए, बुदबुदाते चले गए, हम भी कुछ खुश थे वफा करके, तुमने अच्छा किया निबाह न की। क्या यह हो सकता है कि जब जो
अब जो बच ही जाते हैं घृणा और आग से, जो मरे नहीं किसी सुनामी या भूकंप से, यहाँ तक कि बचे रह जाते हैं बड़ी से बड़ी बाढ़ से, उनके लिए तर्कसंगत लोग करें यह प्रार्थना कि हर 5 साल या फिर जीवन में कम से कम एक बार उनकी भी जय हो। मैं जो न पत्रकार न ही संपादक, न मैं अध्यापक न ही प्रशासक, जिसका बना ही नहीं कोई पक्ष या प्रतिपक्ष, जिसकी कोई गिनती नहीं किसी कवि के गिरोह में, और ऐसे समय में जो कर रहा हो कविता लिखने जैसा कोई ढोंग, उसकी तो निश्चित ही तुरंत क्षय हो। बाकी जो लगे हैं जरूरी कामों में, उनकी तो हर दिन जय ही जय हो। अब ये बहुत ही जब पढ़ी थी मैंने, इसमें गैर जिम्मेदार और क्रूर व्यवस्था जो है उसका चित्रण है, और जो समाज की जो स्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, उसका चित्रण है। स्निफर डॉग की तरह बच्चों को यूज किया पुलिस वाले ने बम का पता लगाने के लिए, उठवाया भी और उसके बाद स्क्वाड को फोन किया। तो ये बहुत सूक्ष्म चित्रण है इसमें। ये बहुत ही हिला देने वाली कविता है। बहुत सारे आयाम समाज के इसमें आ गए हैं। व्यंग है इसमें, दुख है, तकलीफ है कवि की। बधाई देना चाहूंगा आपको। अब इस उम्र में कविता के लिए बधाई भी कोई शोभा नहीं देती, कोई नया की कवि तो है नहीं। आगे चलो सर। एक कविता है अंधेरा। जी। सूचना बरत रही है हम्म। आंधी तूफान और बारिश की तरह। रोशनी इतनी कि आंखें बंद हो जाएं। अब नहीं बच रहे जीवन में कोई रहस्य। इतना भयानक है सब कुछ जान लेना वाह क्या बात। कि हत्यारे आते कहाँ से हैं और फिर जाते कहाँ हैं, कि इन कितनी कम जगह बच रही इस दुनिया में जीवन के लिए, बिल्कुल। कि उस जीवन में कितनी कम जगह बची है विश्वास के लिए। तो क्या हम चुप हो जाएं, चुप जैसे भयानक। वाह। तो क्या हम चुप हो जाएं, चुप जैसे भयानक। बम्बई सूचनाएं। के जी जी। बम्बई के जीवन पर एक छोटी सी कविता है, पपीते। मजेदार है। पटरे की कुछ लंबी जांघिया, बंद भरी मैली सी कोट पहने, मिला वह सड़क के किनारे मुंबई में। दिखा वह दूर से ही अपने पीले और हरे पपीतों की ताजगी की वजह से। कैसे दिए पपीते भाई, पूछते ही बोला मेरी तरफ, बिना मेरी तरफ देखे ही, ये 30-30 रुपए वाले पपैये हैं और ये 40 के, बाकी 35-35 वाले। पपीते टटोलते पूछ ही बैठा, कहाँ के हो भाई। जिला इलाहाबाद से बोला वह, थोड़े से प्लास्टिक के थैले संभालता। मैं भी हूँ इलाहाबाद से, बोल उठा था मैं। यहाँ तो बहुत से लोग उधर के ही हैं, लेकिन पपैये इसी भाव है। वाह। बोला वो पूरे लाड से 1-2 पपीते सरकाता। बहुत बढ़िया। ये कविता है पवित्रता। दादी ने नहीं सुनी कभी सत्यनारायण की कथा बाबा के जाने के बाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा न शामिल हुए हों सत्यनारायण की कथा में, लेकिन हमेशा ऐसे कि उठकर चल देंगे कभी भी।
हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। बड़ी भव्यता दिखती पंडित जी की कथा के समय, और कुछ वैसी ही जब वे खाने बैठते। वे बाबा के हमउम्र थे और शायद मित्र भी। बाबा को सारे पकवान यदा कदा खिलाती दादी कभी नहीं दिखी ऐसी दत्त चित्त जैसी दिखती पंडित जी को खिलाते समय। बाबा हमेशा कहते, खाओ पंडित, पोपा बजाओ और खाओ। पंडित जी ज्यादातर फल खाते और मिठाइयाँ भी, नमकीन भी चखते फलों की और मिठाइयों की खपत बढ़ाने के लिए। लेकिन नमक रखवाते हुए हमेशा अलग से, कभी मिलाया जाता नहीं था उनके पकवानों में, और उसे नमक नहीं कहते हुए राम रज थे। मुझे नमकीन बहुत पसंद था, और बचपन में रक्तचाप वैसा बढ़ता भी नहीं था जैसा देखा जा रहा है मेरी उम्र की बच्चों में। मैं बड़ा हो रहा था, सवाल भी पूछता हुआ। पंडित जी खूब प्यार करते थे मुझसे, और बातें भी। उन्होंने समझाया था एक दिन कि कभी पेट की भी सुनो बेटा, फल खाते समय कैसी पवित्रता का एहसास होता है। वैसा होता है मिठाई से भी, लेकिन फल से कुछ कम ही। अच्छा। नमकीन के बारे में उनका मन भारी होता, कहते जजमानों से कुछ समझौता करना ही पड़ता है। हमेशा यह पवित्रता के संकट का समय होता है। शायद इसी तरह की वजहों के इर्द गिर्द बनी हो नमक खाने वाली कहावत। हम्म, बढ़िया। एक कविता है लौटते हुए। स्वागत। यह बीते और आने वाले दिनों पर सब्र का समय है। एक पते की डोर पकड़े इस विशाल शहर में हम खोजने आए हैं अपने बच्चे। जबकि मन को होना चाहिए था पूरी तरह निगाह के साथ, तमाम कोशिशों के बावजूद याद आ रहे हैं माँ और पिताजी। दस्तखत करते समय जब भी श्रीवास्तव लिखते पिताजी, ई की मात्रा की लंबी डंडी के निचले छोर पर दोनों ओर एक एक बिंदी लगाते कि जरा भी हिल न सके इधर उधर। लोग पहचान लेते उनकी एक खास छाप जीवन में चारों ओर उनके बच्चों और विद्यार्थियों के चेहरे पर जगह जगह छपी हुई। सभी कहते मैं तो अपने हस्ताक्षर का श्री क्या पूरा श्रीवास्तव ही लिखता हूँ, पिताजी के श्रीवास्तव से लगभग मिलता हुआ। जिस दिन पिताजी अपनी आखिरी किताब लिख चुकने के बाद पूरी तरतीब दे रहे थे, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक एक एक नुक्ता कील कांटे से दुरुस्त करते हुए वह छाप दिख रही थी उस दिन भी बहुत साफ। महज आधे घंटे बाद नहा धोकर वे इस संसार से ही प्रस्थान कर गए। जैसे खत्म करता है अपना काम एक चुस्त दुरुस्त आदमी अपनी पूरी छाप छोड़ते हुए। एक बड़े से परिवार के लिए सिकी तमाम रोटियों में पहचान ली जाती माँ की सेकी रोटियां। हर गोरी रोटी के बीच भूरे और चिंता से भरे उनके 2 या 3 उंगलियों के निशानों से सभी कहते उन्हें माँ के छापे वाली रोटियां। और वह छापा हमेशा दिखता हम सबों पर, उठते बैठते बोलते और सोचते हुए। माँ पिताजी द्वारा ही दिए गए नामों के बावजूद हम ज्यादातर पहचाने गए उनके बच्चों के ही नाम से। हम खोजने आए हैं अपने बच्चे, जबकि हमें पता ही नहीं किसी छाप के बारे में।
वाह। यह बीते और आने वाले दिनों पर सब्र का समय है और हम लौट रहे हैं। यह बीते और आने वाले दिनों पर सब्र का ही नहीं, प्रार्थना का समय भी है। वाह। बहुत बढ़िया कविताएं। तो पवित्रता जो है वो तो अभी तक गूंज रही है। अगली कविता है अपने शहर से वापसी। वे मुझे छोड़ने आए हैं स्टेशन तक, चेहरों पर एक जिज्ञासा सी लिए हुए, बहुत सारी जगहों पर भटकते। इच्छा थी बहुत दिनों से अपने शहर आने की, ऐसा मैंने कहा था यहाँ पहुंचकर मिलते हुए लोगों से। सचमुच बहुत दिनों बाद सुध ली। उन्होंने भी कहा हंसते हुए कि ठीक से मिल तो लो अपने शहर से। दोबारा हाल चाल लेने वे आए और पूछा भी कि मिल तो लिए ही होगे शहर और लोगों से। मैं बहुत सारी मिसालें देता रहा शहर से खूब अच्छी पहचान की, उन्हें विश्वास दिलाते हुए, और वे हंसते हुए वापस गए भी थे। अब जो मैं लौट रहा हूं तो फिर उनके चेहरों पर दिख रही जिज्ञासा का क्या करूं। इस समय क्या मैं उन्हें कहूं कि प्रेम ही था मेरी इस यात्रा की वजह, जिसका लावा घुमाता रहा मेरे होने में जहां जहां रहा मैं इस यात्रा से पहले। या फिर मैं उनसे कहूं कि प्रेम के साथ ही साथ पूरा हुआ मेरा एक जरूरी काम। मेरी यह यात्रा मुक्ति पर्व भी थी, जिसमें चला आया मैं बिना किसी इरादे या अतिथि पर विचार किए। या मैं चुप रहूं और फिर लौट कर लिख भेजूं कि शायद दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो सुंदर हो किसी दूसरी जगह से, या कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो कि सुंदर लगे बिना उससे प्रेम किए। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। गाँव हो या शहर, माइग्रेशन जब आदमी करता है या रोजी रोटी में कहीं जाता है, जैसा भी हो, उसको अपनी जन्मभूमि मातृभूमि याद आती है, और उसकी तुलना वाकई किसी भी तथाकथित सुंदर शहर से नहीं हो सकती। ये कविता एक प्रसिद्ध थी। स्वागत। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि के बारे में ठीक ठीक अनुमान अभी नहीं लग पाया है कि वह कितना देती है और कितना कुछ खा जाती है। पर यह हमारी नहीं, उनकी समस्या है जो अपने को दार्शनिक मानते हैं। इसके लिए कुछ लोग हसरत रखते हैं मगर कहते हैं नहीं चाहिए। कुछ का मत है कि हसरत सर्वव्यापी है, पर बहुतों के लिए अंगूर खट्टे हैं। सबसे बड़ी आबादी उनकी है जो लगातार कहते हैं नहीं चाहिए और पाने के लिए सब कुछ करते हैं, अनवरत अनेक टोटकों के साथ साथ। उनको अखंड विश्वास है प्रसिद्धि और अमरता के अमर दाम्पत्य का। पाने के तरीकों के बारे में काफी लोग कहते हैं कौन नहीं जानता कैसे मिलती है, लेकिन बताना समाज और देश के हित में नहीं है।
एक बड़ी खुशखबरी भी है कि तमाम लोग प्रायः क्षीण होती बायन और होने की सनातन प्रथा जीवंत और परिष्कृत कर ली गई है। समाज और भाषा प्रेमी प्रसन्न भी दिखते हैं और फिर सोने में सुहागा की सत्ता और बाजार भी आनंदित हैं। बायन का थोड़ा श्रोताओं के लिए अर्थ बता दें। बायन जो कि किसी के यहाँ से गिफ्ट आती है तो गांव भर में उसका टुकड़ा टुकड़ा बंटता है, उसको बायन कहते हैं, फिर उसको लौटाना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि उनका प्रसिद्ध न होना एक सांस्कृतिक दुर्घटना है और पृथ्वी को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार का तिरस्कार भी। वाह वाह, बहुत विश्वास करें, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ। अनगिनत लोगों की तरह हसरतें मैंने भी पाली, लेकिन करता क्या, न मेरे पास कद्दू थे न तीर। पता नहीं उन पर कितना भरोसा करना चाहिए, परंतु चिकित्सकों का मत है कि ये सिजोफ्रेनिया के शास्त्रीय लक्षण हैं, जिनके कुछ सबूत पुरातत्ववेत्ताओं के पास पाषाण काल से पहले के भी हैं। उनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में लोगों का लगभग ठीक ठीक दावा है कि अनुमान सभी को है, परंतु यह विषय ही शब्दातीत है। इस कारण भी इसका इलाज खोजने में सहूलियत नहीं हो रही है। और फिर यह भी कि यह काम प्रथम अथवा मध्यम पुरुष का नहीं, यह जिम्मेदारी शुरू से ही अन्य पुरुष की है। खैर, यह सब समाजशास्त्री जाने। बहरहाल डॉक्टर बताते हैं अभी तो केवल पैलिएटिव इलाज ही संभव है, और यह लड़ाई कैंसर वाली लड़ाई से कहीं ज्यादा कठिन और अनेक गुना व्यापक है। मरीजों की प्रतिक्रियाओं की कथा और सूची भी अनंत है। ऊपर से यह बीमारी छूत की भी है। फिर भी उनका मानना है कि एक दिन इसका कारगर इलाज पृथ्वी, विज्ञान और मानव आचरण मिलकर अवश्य निकाल लेंगे। इलाज में मरीज का मनोबल मदद करता है, इसलिए हर हालत में उम्मीदें और प्रार्थनाएं जारी रखी जाएं। आमीन। वाह, बहुत सुंदर प्रसिद्धि पर। एक कविता है, गर्व जैसा शब्द। बढ़िया। मनुष्यता जब रहना चाहे अपने आप में संतुष्ट, अपनी हर प्रार्थना में शांति शांति कहती हुई, यह सत्ता और संपत्ति के लिए बेचैनी का समय होता है। संतुष्टि और शांति न दंड धारकों के लिए अच्छी खबर है, न ही बाजार के लिए। मंदी के इस कठिन समय में बड़े काम आती हैं हमारी ग्रंथियां, क्योंकि यह धर्म और संस्कृति के नाम पर स्पर्धाएं रचने का समय होता है। एक नारा उठता है नए नए झंडों के साथ, उन पर अंकित होता है गर्व जैसा शब्द, मनुष्यता को अशांत और हत्यारी बनाने के लिए। गर्व से कहो हम ये हैं वो है। दूसरी कविता का शीर्षक है सिर्फ गर्व। गांव जब छूटा सबसे ज्यादा याद आए गांव के छबीले, अपनी हर बात पर गर्व करते हुए। वे बुलबुली रखते और उसमें लगा तेल धूप में तो खूब ही चमकता, और वे इस चमक पर भी गर्व करते। वाह वाह। उनकी लाठियों को देखकर ही लगता इतना तेल पिलाया है उन्होंने। आज उनकी पिस्तौलों की नाल भी उतनी ही चमकती है और उन पर उनका गर्व भी। वे अपने चेलों को सिखाते गोलबंद रहो हरदम,
और अपने गोल पर भी गर्व करो। वाह। धूप चाहे कितनी भी धुंधली हो जाए, हवा चाहे कितनी भी विषैली, न तुम्हारी चमक कम पड़नी चाहिए, न गर्व ही। हम्म, अब उनका नारा है, मानव जीवन में पंचभूतों के साथ गर्व को एक महान और जरूरी छठा तत्व माना जाए। वाह। पहचानने के लिए उन्हें ध्यान से देखो। उनके गर्व करने की सभी चीजों में एक तेल पिलाई लाठी या फिर चमकती नाल वाली पिस्तौल की शक्ल जरूर दिख जाएगी। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये कविता है अंतराल। स्वागत। लोगों ने कोई भद्दा काम कर डाला है और अपराधी घोषित होने से पहले क्षमा याचना भी कर ली है। भद्दे काम करने और माफी मांगने के बीच के समय की को क्या निरपराध माना जाए? इस बीच के समय में ही धकेल दी जाती है धरती एक नर्क से दूसरे नर्क की ओर। जी। खींची जाती हैं नई सीमाएं, बदली जाती हैं असंख्य तकदीरें। इतिहास में दर्ज हैं कृत्यों से पहले और बेशर्मी अख्तियार करने के बाद के समय, बीच के समय की चर्चा नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। संगीत में आने वाले या फिर कविता में दो शब्दों के बीच बजने वाले अंतरालों का क्या रह जाता है मतलब, जबकि इस अंतराल में ही टिकी हुई हो आदमी की आदमियत की बात और फिर समय की सारी बेचैनी। बहुत सुंदर। ये कविता है पवित्रता अवतरण। यह हमारी सभ्यता का पुश्तैनी घर है। इसके सामने बहुत कुछ हरा भरा है। इसमें द्रौपदी का अट्टहास अब हमारा कानून बन चुका है। इस घर के पिछवाड़े हमारा पुराना काफी कूड़ा भी पड़ा और काफी सफाई अभी बाकी है। गाये बगाए इसे थूथनों से हम उघाड़ते हैं। पिछवाड़े से यह अगवाड़े तक फैलता है। इस पर फरफराता है हमारा सबसे चटक रंग। फैलती है कूड़े की पवित्र गंध भी। हवा जब चलती है चटक फरफराहट हमारे सीनों को कई गुना चौड़ा कर जाती है। वाह। तो ये थी आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं। संभव हुआ तो फिर उनके साथ हम काव्य पाठ का आनंद लेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार आपका विनोद जी, और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत आभार।